मॉर्निंग। देखो बच्चों, हमने कल चैप्टर नंबर 37 में उत्परिवर्तन के अंतर्गत हमने उत्परिवर्तन के अर्थ, उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तन के प्रकार पहला था जिसमें जीन उत्परिवर्तन और दूसरा था उसमें गुणसूत्र उत्परिवर्तन। अब गुणसूत्र उत्परिवर्तन में गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना में जो भी परिवर्तन होता है उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जब गुणसूत्र की संख्या और संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के जो प्रकार थे, पहला बेटा संख्यात्मक और दूसरा संरचनात्मक। अब पहला हमने संख्यात्मक गुणसूत्र पढ़ा था, तो जब गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन होता है या कमी या अधिकता होती है तो उसे संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया हमने कल। पहला प्रकार था इसका सगुणता। जब गुणसूत्र के सेट में, जोड़े में कोई परिवर्तन होता है तो उसे सगुणता कहते हैं। अब सगुणता एक गुणता थी, द्विगुणता थी, बहुगुणता थी। एक गुणता में अगुणित गुणसूत्र समुच्चय पाया जाता है, द्विगुणित में टू एन अवस्था अर्थात द्विगुणित समुच्चय पाया जाता है और बहुगुणता में दो से अधिक गुणसूत्र के सेट पाए जाते हैं, जैसे 3n, 4n, 5n। अब इसके अंदर ही हमने बहुगुणता दो प्रकार की पढ़ी थी। एक तो थी आपकी स्वयंगुणता और दूसरी थी यानी परबहुगुणता। इसके अलावा हमने दूसरा जो प्रकार था इसका वो था असगुणता। असगुणता की हम बात करते हैं तो जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है, वहां गुणसूत्र के सेट में परिवर्तन होता था, यहां गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इसमें दो प्रकार थे, अधोगुणता और अधिगुणता। अधो माने कमी होना, अधि माने वृद्धि होना। अधोगुणता में गुणसूत्र की कमी होती है जिसे हम न्यून सूत्रता भी कहते हैं। इसके प्रकारों का जब हमने अध्ययन किया था तो इसमें मोनोसोमी था, दूसरा था नलीसोमी और तीसरा था डबल मोनोसोमी। मोनोसोमी में एक गुणसूत्र की कमी होती थी, नलीसोमी में दो की और डबल मोनोसोमी में अलग अलग जोड़े से एक ही गुणसूत्र की कमी होती थी। इसके अलावा हमने अधिगुणता पढ़ी। अधिगुणता में गुणसूत्र की वृद्धि होगी। इसके प्रकारों की बात करें हमने, पहला था बेटा ट्राइसोमी, दूसरा ट्रेटासोमी और तीसरा डबल ट्राइसोमी। वही उसका विपरीत था अधोगुणता। अब उसी टॉपिक में आगे था बेटा संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन था वो दो प्रकार का था, एक संख्यात्मक और दूसरा संरचनात्मक। अब संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करें हम तो जब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है तो जब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उसे संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जब गुणसूत्र की संरचना में, इसमें बेटा संरचना में जब कोई
खंड जब कोई गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर अलग हो जाता है, जब कोई गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर अलग हो जाता है तो इसे विलोपन कहते हैं। विलोपन की स्थिति में अप्रभावी एलील का मतलब यौगिक विकल्पी, अप्रभावी एलील प्रभावी एलील की तरह कार्य करता है, ठीक है बेटा। जब कोई गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर अलग हो जाता है तो ऐसी स्थिति को विलोपन कहते हैं। विलोपन की स्थिति में अप्रभावी जो यौगिक विकल्पी है वो प्रभावी यौगिक विकल्पी की भांति कार्य करता है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जिससे मनुष्य में क्राइडोचैट नोट्सों में अशुद्ध लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लेना। क्राइडोचैट रोग हो जाता है, जिससे बच्चा या बालक बिल्ली की तरह रोने लगता है। बिल्ली की तरह जैसे रोती है उसी तरह से आवाज निकालता है। पहला था बेटा आपका विलोपन। जब कोई गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर अलग हो जाता है तो उसे हम विलोपन कहते हैं। विलोपन की स्थिति में अप्रभावी यौगिक विकल्पी प्रभावी एलील की तरह कार्य करता है, जिससे मनुष्य में क्राइडोचैट रोग हो जाता है, जिससे बालक बिल्ली की तरह रोने लगता है। देखो बेटा एग्जांपल, ABCDEFG अंतःखंड टूटकर अलग हो जाएगा बेटा इसका CDEFG, ये वाला अंतःखंड टूटकर अलग हो गया, इसे हम विलोपन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा विलोपन को? फिर एक बार समझ लीजिए आप, जब कोई गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर अलग हो जाता है तो इसे विलोपन कहते हैं। विलोपन की स्थिति में अप्रभावी एलील की तरह कार्य करता है, जिससे मनुष्य में क्राइडोचैट रोग हो जाता है, जिससे बालक बिल्ली की तरह रोने लगता है। ये कोई गुणसूत्र का अंतःखंड है, कोई भी एक खंड है, उस खंड में से एक अंतःखंड मतलब एंटीलोमर वो टूटकर अलग हो जाएगा। ये आपके सामने एग्जांपल पेश।
दूसरा, पहला बेटा विलोपन हो गया, दूसरा बेटा द्विगुणन। द्विगुणन, पहला आपका विलोपन प्रकार था, दूसरा आपका द्विगुणन। द्विगुणन में सुनिए आप, इसमें गुणसूत्र के अंतःखंड की पुनरावृत्ति हो जाती है। इसमें गुणसूत्र के अंतःखंड की पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। इसमें गुणसूत्र के अंतःखंड की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी कि कोई भी एक गुणसूत्र होगा तो उस गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, यानी कि पुनरावृत्ति हो जाएगी, और पुनरावृत्ति के दौरान गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें गुणसूत्र के खंड की पुनरावृत्ति हो जाएगी। देखिए एग्जांपल सुन लीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये कोई गुणसूत्र का खंड है, कोई भी गुणसूत्र का खंड है, और अब इसमें क्या होगा, गुणसूत्र के किसी भी खंड की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कोई भी खंड हो सकता है वो, और उस खंड की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए ए बी सी सी डी ई एफ जी। बेटा द्विगुणन का मतलब है गुणा, यानी कि इसमें गुणसूत्र के अंतःखंड की पुनरावृत्ति होगी। अब कोई भी खंड हो सकता है वो, और उसी खंड की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। और पुनरावृत्ति के दौरान, यानी कि देखिए आप, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको लिखा हुआ है, ये कोई गुणसूत्र का खंड है ए बी सी डी ई एफ जी, और इसमें कोई भी खंड की क्या हो रही है, अतिवृद्धि। ये अतिवृद्धि हो गई ए बी सी सी, इसकी वृद्धि हो गई, इसको हम कहेंगे द्विगुणन। तीसरा है बेटा प्रतिपन्न, तीसरा कौन सा है, प्रतिपन्न, और चौथा हो जाएगा स्थानांतरण। देखो बेटा तीसरा है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न में देखिए आप क्या होगा, देखिए बेटा प्रतिपन्न, प्रतिपन्न का मतलब इसमें गुणसूत्र का खंड टूटेगा और टूटकर दोबारा से 180 डिग्री के कोण पर जुड़ जाएगा। कौन से कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर जुड़ जाएगा। इसमें गुणसूत्र का अंतःखंड टूटेगा और टूटकर दोबारा से 180 डिग्री के कोण पर जुड़ जाता है। इसमें गुणसूत्र का अंतःखंड, इसमें गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर या अलग होकर पुनः 180 के डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। इसमें क्या होगा बेटा, गुणसूत्र का अंतःखंड टूटेगा और टूटकर पुनः 180 डिग्री के कोण पर जुड़ जाता है। देखिए एग्जांपल में हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है भाषा के अंदर कि इसमें गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर पुनः 180 डिग्री के कोण पर जुड़ जाता है। अब देखो बेटा, ये कोई गुणसूत्र का अंतःखंड है, पूरा खंड है, कोई गुणसूत्र है। अब इसका कोई अंतःखंड टूटेगा और टूटकर दोबारा से 180 डिग्री के कोण पर जुड़ जाएगा। देखिए
यहां हुआ है, देखिए क्या हुआ कि जो सी अंतःखंड है ये टूटा और दोबारा से 180 डिग्री के कोण पर आकर जुड़ गया। अगर ये 360 डिग्री घूम जाता तो वापस से उसी स्थिति में आता, अपनी ही स्थिति में, यहां से घूमता यहीं आ जाता। तो यहां यील्ड में एक्सचेंज हुआ है, इसमें जो गुणसूत्र का अंतःखंड था वो टूटा और दोबारा से 180 डिग्री के कोण पर और वो आकर क्या हो गया, जुड़ जाता है। इसको हम प्रतिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपल। लास्ट है बेटा आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण चौथा पॉइंट, स्थानांतरण। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें किसी गुणसूत्र का अंतःखंड टूटकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है। ठीक है बेटा, इसमें एक गुणसूत्र का अंतःखंड अलग होगा, एक गुणसूत्र का अंतःखंड अलग होगा और अलग होने के बाद किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है। देखिए A B C D E F G। स्थानांतरण है तो दूसरा भी चाहिएगा, P Q R S T U V। ठीक है बेटा, देखिए भाषा क्या कहते हैं, अंतःखंड टूटेगा और किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र से वो जाकर जुड़ जाएगा। देखो बेटा ये असमजात है या नहीं, एक जाति के नहीं है, अलग अलग है। तो इसका कोई अंतःखंड टूटेगा और दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाएगा। मैं इनको एक्सचेंज कर रहा हूं, आप पहचान लेना ऑटोमेटिक। देखिए बेटा ध्यान से समझो, स्थानांतरण की बात कर रहे हैं तो इसमें गुणसूत्र का कोई भी अंतःखंड टूटकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है तो इसे हम स्थानांतरण कहते हैं। देखो आपके सामने मैंने एरो लगा दिए, एरो से पहचानने का प्रयास करिए इसको, और रफ कॉपी हो तो इसको बनाने का भी प्रयास करें। देखिए यहां ये अंतःखंड, अर्थात हम इस अंतःखंड की बात करें तो ये टूट रहा है और कहां जुड़ रहा है, दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ। तो ये कहां जाएगा, यहां PU Q C D E F G। ठीक है बेटा, वहां से उठकर यहां आएगा और दूसरी स्थिति में यहां क्या हो जाएगा बेटा, A V R S T U V। तो एक दूसरे पे स्थान चेंज कर लिए, लेकिन है कैसे ये, असमजात। कैसे हैं, असमजात। तो जब कोई भी गुणसूत्र का अंतःखंड टूटेगा और किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम स्थानांतरण कहते हैं। तो ये आपका संरचनात्मक गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है वो आपका कंप्लीट हो गया। संरचनात्मक गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन था वो आपका 4 प्रकार का था। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला कौन सा था आपका, विलोपन। दूसरा कौन सा था आपका, पहला था आपका विलोपन। विलोपन में कोई अंतःखंड उसका टूटता था और टूटकर अलग हो जाता था, ऐसी स्थिति को हम विलोपन कहते थे। और विलोपन की जो स्थिति है, इस स्थिति में अप्रभावी जो एलील है वो प्रभावी एलील की भांति कार्य करता है, जिससे मनुष्य के अंदर क्राइडोचैट रोग हो जाता है। ये पहला था आपका विलोपन। दूसरा है आपका द्विगुणन।
तीसरा है वो तो आपका प्रतिपन्न। अब प्रतिपन्न में क्या होता था कि एक कोई गुणसूत्र का खंड टूटकर और दोबारा से 180 डिग्री के कोण पर आकर जुड़ जाता था। और चौथा था आपका स्थानांतरण, जो कि आपके सामने है कि एक गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र खंड के साथ जुड़ जाता है, इसे हम स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ का किसी की कोई समस्या नहीं है, सबके पास नोट्स पहुंचा दिए गए हैं, साथ के साथ नोट्स बनाएं, पढ़ें, तैयारी करें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर, वो है बेटा क्लोनिंग। क्या बनता है? क्लोनिंग। ये संरचना गुणसूत्र जो परिवर्तन था वो आपका खत्म हो चुका है। दो बेटा रिवाइज कर देता हूं। उत्परिवर्तन दो प्रकार का था। पहला प्रकार था आपका जीन उत्परिवर्तन और दूसरा था आपका गुणसूत्र उत्परिवर्तन। कल फ्लो चार्ट भी बनवाया था मैंने। जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत पहला था आपका संक्रमण, दूसरा था आपका अनुप्रस्थन, तीसरा फ्रेमशिफ्ट उत्परिवर्तन, चौथा अपार्यक, पांचवा निरर्थक और छठवां साइलेंट। फिर इसके बाद जीन जो उत्परिवर्तन है उसकी विशेषताएं पढ़ी हमने, और फिर उत्परिवर्तन जन जो उत्परिवर्तन की क्रिया को प्रेरित करते थे, उन कारकों को हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। इसमें कुछ यूवी रेज थी, एक्स रेज थे, अल्फा बीटा गामा रेज थी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे, कुछ ताप रसायन और चीजें जैसे जो रसायन होते थे, मस्टर्ड गैस है, इनके द्वारा उत्परिवर्तन की क्रिया को प्रेरित किया जाता था। दूसरा जो था आपका वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन था। गुणसूत्र की संख्या और संरचना में परिवर्तन, जो अभी आपके सामने खत्म हुआ है। इसके बाद जो टॉपिक है आपका बहुत शानदार टॉपिक है, ध्यान से समझें, क्लोनिंग। ठीक बेटा, क्लोनिंग। अब इसको आपको बड़े ध्यान से और शालीनता से समझना है कि ये टॉपिक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको याद नहीं कर सकते। क्लोनिंग की बात करें तो देखो बेटा, ये कोई जीव है, ये कोई जीव, अगर इसके द्वारा दूसरा जीव बनाया जा रहा है, इस जीव से ये जीव बना, और अगर ये जीव इस जीव से संरचना में और आनुवंशिक रूप से दोनों रूप से समान है, तो इसको हम क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोन। अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर दूसरा व्यक्ति बन जाता है तो उसको क्या कहेंगे? हम क्लोन कहेंगे, और इस क्रिया को क्या कहेंगे? हम क्लोनिंग। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल जो जानकारी थी। क्लोन तैयार किए जाते हैं, क्लोन तैयार किए गए भी हैं, और आगे भी विभिन्न जीवों के क्लोन तैयार किए जाएंगे। अब क्लोनिंग की बात करें तो बेटा देखिए, पहले वैसे आपको समझा देता हूं। क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृक जीव से नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन अपने जनकों के आनुवंशिक और संरचना दोनों रूपों से समान होते हैं। इस क्रिया को हम क्लोनिंग कहते हैं। देखो बेटा, समसूत्री जो विभाजन होता है, उस समसूत्री विभाजन में यौगिकों का आदान प्रदान नहीं होता।
क्लोनिंग ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है, क्लोनिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृक जीव से नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं, नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। ये जीव अपने जनकों से संरचनात्मक एवं आनुवांशिकी रूप से समानता दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। देखो बेटा, क्लोनिंग की बात कर रहे हैं हम। ये कोई एक जीव है, ठीक है बेटा, ये पैतृक जीव हो गया। अगर इस जीव से अनेक जीव बनाए जा रहे हैं, अनेक जीव बनाए जा रहे हैं, तो ये जितने भी जो जीव हैं, ये अगर जीव इस जीव से, यानी ये कौन सा हो गया, जनक, क्या हो गया बेटा, जनक पैतृक था। अगर ये सब, ये नए जीव हो गए, नए जीव, अगर ये सभी जीव इस जनक से संरचनात्मक और आनुवंशिक रूप से समान है, यानी कि बाह्य रूप आकार देखें इसका वो भी समान हो, और अगर इसका आनुवंशिक संगठन देखा जाए अगर वो भी समान है, तो इस प्रकार के जो जीव हुए, इन जीवों को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और इस पूरी तकनीक को क्लोनिंग कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? एक बार फिर सुनिए, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृक जीव से नए जीव बनाए जाते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। ये जीव अपने जनकों से संरचनात्मक एवं आनुवंशिकी रूप से समानता दर्शाते हैं, जिन्हें हम क्लोन कहेंगे, तथा ये संपूर्ण प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है बेटा, क्लोनिंग समझ में आ गया आपकी डेफिनेशन। आगे चलते हैं, इसी में हम पादपों में क्लोनिंग के लिए, पादपों में क्लोनिंग के लिए या क्लोन बनाने के लिए ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऊतक, बॉटनी के अंदर, बायोलॉजी का जो फर्स्ट आपका पार्ट है बॉटनी वनस्पति विज्ञान, उसके अंदर ऊतक संवर्धन वाला चैप्टर है, वहां हम ऊतक संवर्धन के बारे में पढ़ा। पादपों में क्लोनिंग के लिए ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृक जीव से नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। ये सभी जितने भी जीव हैं, ये आनुवंशिकीय और संरचनात्मक रूप से जनकों के समान होते हैं। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है ये क्लोनिंग कहलाती है। पादपों में क्लोनिंग के लिए ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब जंतुओं की बात करें बेटा हम,
तो जंतुओं में, ध्यान से सुनो बेटा, जंतुओं में क्लोनिंग के लिए, जंतुओं में क्लोनिंग के लिए नाभिकीय स्थानांतरण, नाभिकीय, यहां उत्तर शब्द है, नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का, नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। जंतुओं में जो क्लोन बनाए जाएंगे उन क्लोन में नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए बेटा इस विधि में होगा क्या, इस विधि में ध्यान से सुनना बेटा, इस विधि में वांछित सेल के केंद्रक को वांछित कोशिका के केंद्रक को, नाभिक है बेटा, ये केंद्रक को क्या कहेंगे, नाभिक। इस विधि में वांछित कोशिका के केंद्रक को अंड कोश केंद्रक रहित, केंद्रक रहित अंड कोशिका में, एग सेल में प्रवेश करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखो बेटा ये कोई जीव है, ठीक है बेटा, इस जीव से हम क्लोन बना रहे हैं। अब क्लोन कैसे बनाएंगे, तो इसका जो केंद्रक है, वांछित कोशिका का जो केंद्रक है, ये वाला केंद्रक हो गया, वांछित सेल हो गई, ये आपके सामने वांछित सेल है जिसका हम क्लोन बनाना चाह रहे हैं। ये बेटा इसका केंद्रक होगा, क्या होगा, केंद्रक। अब देखिए बेटा, अब हम क्लोन तैयार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक ऐसी अंडकोशिका लेंगे जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, ठीक है, यहां केंद्रक क्या है, अनुपस्थित है, केंद्रक अनुपस्थित। ध्यान से समझो बेटा इसको, अंडकोशिका हो गई। अब क्या करेंगे, हम इस केंद्रक को निकालेंगे और इस केंद्रक को निकालकर इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां जो नई चीज आएगी वो आपके सामने अंडकोशिका जो आएगी वो केंद्रक युक्त होगा, क्या होगा, केंद्रक। अब ये पूर्ण विकसित क्या बन गया, अंडा बन गया, पूर्ण विकसित अंडाणु, पूर्ण विकसित अंडाणु बन गया, ये केंद्रक हो गया इसके अंदर। यहाँ केंद्रक नहीं था, वह केंद्रक हो गया, ये बन गया सब आपका केंद्रक। अब इस अंडाणु को, ये अंडाणु हो गया आपका, अब इस अंडाणु को उठाकर और मादा के गर्भाशय में प्रवेश करा देते हैं, मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर देंगे और फिर क्या बनेगा बेटा, इससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बन जाएगा, आपके सामने वयस्क आ जाएगा, ठीक है, नया जीव आ गया साहब, ये नया जीव आ गया साहब। इस नए जीव को हम क्लोन कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोन। अब ये जो क्लोन है, ये जो वांछित कोशिका जिससे ये ली गया है केंद्र, इसके समान होगा, क्या होगा, इसके समान होगा। देखो बेटा दोबारा से सुनिए आप, पहली सबसे पहली बात तो यह है कि क्लोनिंग क्या है। सुनो बेटा, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृक जीव से नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं और ये जीव अपने जनकों से आनुवंशिकीय और संरचनात्मक दोनों रूपों से समान होते हैं, जिन्हें हम क्लोन
अब जंतुओं की बात करें हम, तो यहां जंतुओं में क्लोनिंग के लिए नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब इस विधि में क्या होगा बेटा, जिस जीव का हम क्लोन बना रहे हैं, जिस जीव का हम क्लोन बना रहे हैं, अर्थात वांछित सेल का केंद्रक हो गया। अब दूसरी कोशिका हमारे पास ऐसी होगी जिसमें केंद्रक नहीं होगा, तो वांछित कोशिका का केंद्रक ये रहा, यहां केंद्रक अनुपस्थित है, तो वांछित कोशिका के केंद्रक को निकालकर और केंद्रक रहित कोशिका के अंदर ट्रांसफर करा देंगे। यहां से दिया, इसमें ट्रांसफर करा दिया। अब आपके सामने जो अंड कोशिका थी वो कैसी हो गई, पूर्ण विकसित। अब पूर्ण विकसित जो अंडाणु है, इस अंडाणु को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और स्थानांतरित होने से नया क्लोन बना लिया जाएगा। ये जो क्लोन है, ये क्लोन इस वांछित सेल वाला जो जीव है इसके समान होता है। ठीक बेटा, अब सुन ले दोबारा। इस विधि में वांछित कोशिका के केंद्रक को, वांछित कोशिका के केंद्रक को केंद्रक रहित अंड कोशिका में प्रवेश कराकर पूर्ण विकसित अंडाणु को मादा के गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है और क्लोन प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, कोई समस्या? अब इसकी खोज की ओर चले। देखो खोज, देखो क्लोनिंग की खोज, क्लोनिंग की खोज, देखो जेबी गुर्दन, ध्यान रखना बेटा, जेबी गुर्दन नामक साइंटिस्ट ने 1969 में थी। ठीक है बेटा, क्लोनिंग की जो खोज थी वो जीवी गुर्दन नामक साइंटिस्ट ने 1969 में की थी। इन्होंने क्या किया बेटा, सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, मेंढक, क्या बेटा, मेंढक के जो अनिषेचित अंडा था, निषेचन नहीं हुआ था उसके अंदर, अनिषेचित अंडा था। देखो बेटा, अनिषेचित अंडा, किसका बेटा, ये मेंढक का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेंढक के अनिषेचित अंडे को केंद्रक रहित कर दिया। अनिषेचित जो अंडा है इसके केंद्रक को नष्ट कर दिया साहब, केंद्रक को, अंडे के केंद्रक को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। अब ये केंद्रक रहित स्थिति हो गई, कैसी हो गई, केंद्रक रहित। अब इसके अंदर टेडपोल, ध्यान रखना बेटा, तो ये तो हो गया ग्राही, ये हो गया दाता, ध्यान रखना, ये ग्राही हो गया, ये दाता हो गया। अब टेडपोल की जो आंतरिक उपकला कोशिका थी, आंतरिक उपकला कोशिका, ठीक है बेटा, इसके केंद्रक को निकाला, इसके केंद्रक को निकाल दिया और इस केंद्रक को इसके अंदर प्रविष्ट करा दिया। सुनो ध्यान से, जीवी गुर्दन नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने 1969 में क्लोनिंग की खोज की थी और इन्होंने क्या किया था,
वो देखिए आप, तो मेढक जो था, तो मेढक के अनिषेचित जो अंडा था उस अंडे के केंद्रक को नष्ट कर दिया। इसका केंद्रक क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और फिर क्या कर दिया? यहाँ टेडपोल का जो आंतरिक उपकला सेल्स है, आंतरिक उपकला जो सेल है, इस कोशिका के केंद्रक को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया इसका। ठीक, अभी तो यहाँ अंडा नहीं था, वो केंद्रक नहीं था, अब इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर कर दिया इसको। अब ट्रांसफर करने के पश्चात क्या हो? यहाँ टेडपोल जैसे जीव बने। क्या बने? टेडपोल। जिससे टेडपोल का क्या? क्लोन प्राप्त किया। टेडपोल का क्लोन प्राप्त किया। क्यों? अब टेडपोल मेढक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो केंद्र किसका था बेटा? टेडपोल का था। किसका था? टेडपोल का। तो क्लोन हमने किसका बनाया? टेडपोल का क्लोन बनाया। तो इसकी और इसकी संरचना कैसी होगी? समान। क्या होगी बेटा? समान। तो क्लोनिंग में क्या, क्लोनिंग की बात करें हम, तो जीवी गुर्दन नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने इस तकनीक के द्वारा कब? 1969 में। तो इस तकनीक के द्वारा मेढक के अनिषेचित अंडे के केंद्रक को नष्ट करके, अनिषेचित अंडे के केंद्रक को नष्ट करके टेडपोल के आंतरिक उपकला कोशिका के केंद्रक को लेकर उसके अंदर प्रविष्ट करा दिया। तो दोनों से क्या हुआ? टेडपोल का क्लोन प्राप्त हुआ। तो बेटा यहां तक कोई समस्या किसी को? देखो बेटा एक बार फिर सुन लीजिए आप, क्लोनिंग का मतलब क्या है। देखो बेटा, क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है, क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है, क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पैतृक जीव से नए जीव बनाए जाते हैं और ये नए जीव आनुवंशिक और संरचनात्मक रूप से जनकों के समान होते हैं, जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। तथा यह क्लोन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। पादपों में क्लोन तैयार करने के लिए, पादपों में क्लोन तैयार करने के लिए ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जंतुओं में, इनमें जंतुओं में क्लोनिंग के लिए नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। नाभिक मतलब बेटा केंद्रक। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में वांछित कोशिका के केंद्रक को, वांछित कोशिका के केंद्रक को केंद्रक रहित अंडे में प्रवेश करा दिया जाता है। और फिर उस पूर्ण विकसित अंडा हो गया, अब उस अंडे को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जिससे क्लोन प्राप्त कर लिया जाता है। अब सर्वप्रथम जीवी गुर्दन नामक वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम जीवी गुर्दन नामक वैज्ञानिक ने मेढक के, किसके बेटा? मेढक के, मेढक के अनिषेचित अंडे के केंद्रक को नष्ट कर दिया। मेढक का अनिषेचित जो अंडा था, उस अनिषेचित अंडे के केंद्रक को नष्ट कर दिया और उस केंद्रक के स्थान पर टेडपोल की जो आंतरिक उपकला कोशिका थी, उसके केंद्रक को हमने उसके अंदर प्रविष्ट करा दिया। अब टेडपोल का केंद्रक कराया तो जाहिर सी बात है जो क्लोन प्राप्त होगा वो टेडपोल का होगा। किसका होगा? टेडपोल का। ठीक बेटा, यहां तक कोई समस्या? अब हम क्लोनिंग के प्रकारों की बात करें। क्लोनिंग के प्रकार देखिए बेटा, क्लोनिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्लोनिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है बेटा जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, और दूसरी है बेटा जीव क्लोनिंग।
जीन की क्लोनिंग की जाती है। इसमें जीन की क्लोनिंग की जाती है, क्लोनिंग की जाती है। इसमें जीन की क्लोनिंग की जाती है। अब जीन की क्लोनिंग की जाएगी तो इसके लिए वाहक की आवश्यकता होती है, अर्थात इस तकनीक में क्लोनिंग वाहक या पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें क्लोनिंग की जाती है किसकी बेटा? जीन की। अब इसमें जब जीन की क्लोनिंग होगी तो इसमें वाहक की आवश्यकता होगी, और वाहक क्या है बेटा? क्लोनिंग वाहक, या हम पीसीआर तकनीक, पीसीआर का मतलब है पॉली चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे फोटोकॉपी की मशीन आती है बेटा, उसी तरह से इससे भी क्या की जाती है? प्रतिलिपियां, यानी कि उसकी फोटोकॉपी प्राप्त की जाती हैं। दूसरी बात करें हम जीव क्लोनिंग, कौन सी है बेटा? जीव क्लोनिंग। इसमें संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाएगी, इसमें संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है, देखिए बेटा क्लोनिंग के प्रकार पढ़ रहे थे हम। पहला प्रकार था जीन क्लोनिंग, अर्थात इसमें जीन की क्लोनिंग की जाती है, इसमें जीन की क्लोनिंग की जाती है, और इसमें क्लोनिंग वाहक या पीसीआर तकनीक का, इसमें जो क्लोन बनाया जाएगा उस क्लोन बनाने के लिए क्या किया जाएगा? या तो क्लोनिंग वाहक की आवश्यकता होगी या पीसीआर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जीव क्लोनिंग की बात करें तो जीव क्लोनिंग में इसमें संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है, इसमें संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है। देखिए बेटा इसके प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला है बेटा भ्रूण क्लोनिंग। सबसे पहला कौन सा है बेटा? भ्रूण क्लोनिंग। देखिए ब्लास्टोमियर सेल्स को अलग करके परिवर्धित किया जाए तो प्रत्येक सेल से एक नया भ्रूण बनता है, एक नया भ्रूण बनता है। इसे हम भ्रूण क्लोनिंग कहते हैं। देखिए बेटा भ्रूण क्लोनिंग, जीव क्लोनिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है। इसके प्रकार है बेटा, सबसे पहली है आपके सामने भ्रूण क्लोनिंग। तो इसमें ब्लास्टोमियर जो सेल्स हैं उन ब्लास्टोमियर सेल्स को अगर अलग किया जाए और अलग करके अगर उन्हें परिवर्तित किया जाए तो प्रत्येक कोशिका से एक भ्रूण बनेगा, और ये जो बनने वाले जो भ्रूण हैं एक दूसरे के क्लोन होंगे। क्या होंगे? ओलिगोनिया, और बनने वाले सभी भ्रूण एक दूसरे के क्लोन होते हैं, क्लोन अर्थात समान होते हैं। इसे हम भ्रूण क्लोनिंग कहते हैं। देखो बेटा भ्रूण क्लोनिंग ध्यान से सुनो, ब्लास्टोमियर सेल्स को अलग करके परिवर्तित किया जाए तो प्रत्येक कोशिका से एक नया भ्रूण बनता है, और बनने वाले
जो है वो दूसरी विधि है बेटा केंद्रक प्रतिरोपण। केंद्रक प्रतिरोपण। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो बेटा क्लोन बनाया जाएगा, जो जीव बनाया जाएगा वो बिना निषेचन के बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? बिना निषेचन के। दूसरी विधि है केंद्रक प्रतिरोपण। केंद्रक प्रतिरोपण। देखिए बेटा केंद्रक प्रतिरोपण में इसमें बिना निषेचन के और क्लोन तैयार किया जाता है। लिख देंगे इसमें हम, इसमें बिना निषेचन के इसमें बिना निषेचन के एक नया क्लोन तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो वांछित सेल है उस वांछित सेल में, जो भी वांछित सेल है अर्थात मादा का जो अंडा है उस अंडे के केंद्रक को वांछित सेल के केंद्रक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, जिससे जो भ्रूण और जो वयस्क बनेगा वो एक दूसरे क्या होंगे, क्लोन होंगे और वो अपने कैरेक्टर के जीव से समान होंगे। और किससे? जिससे वो वांछित सेल लिया गया है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर की जो पीडीएफ फाइल है वो आपके पास पहुंचा दी गई